हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमने कल से स्टार्ट कर दिया है अपना चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना। कल की क्लास में हमने कुछ चीज़ों को समझा था। एक तो हमने पहले रूपरेखा बनाई थी कि हम क्या-क्या पढ़ेंगे। दूसरा हमने जो हमारा बाल विकास है उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश की थी, जिसमें हमने कुछ बुक के नाम देखे थे जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमने कम से कम 5 से 6 बुक के बारे में पढ़ा था, जिसमें से हमने एक बुक का नाम सुना था स्कूल ऑफ इन्फेंसी। ये किसकी बुक थी? ये थी कमेनियस की बुक। वहीं हमने बात की थी ऑर्विस पिक्टस की, तो ये भी जो है कमेनियस द्वारा लिखी गई बुक थी। साथ ही साथ हमने टेन द्वारा जो रचित पुस्तक थी इन्फेंट डेवलपमेंट, उसके बारे में भी चर्चा किया था। उसके बाद डार्विन ने एक बुक की रचना की, एक बुक का प्रकाशन किया जिसका नाम था बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट। ठीक। और हमने एक बुक के साथ ही साथ और बात की थी किसकी? एडोलसेंस की। वो किसकी रचना थी? तो वो थी आपके स्टेनली हॉल की। साथ ही साथ स्टेनली हॉल ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था पेडागॉजिकल सेमिनार। ये सब हमने समझा था। और हमने 20वीं शताब्दी में जो प्रमुख विकास हुए थे बाल विकास के क्षेत्र में, जो अध्ययन हुए थे, हमने उस पर भी प्रकाश डाला था। फिर हमने समझा था कि बाल विकास की आवश्यकता क्यों है, क्यों हम बाल का अध्ययन करते हैं। तो बालक के जीवन को समृद्धशाली बनाने के लिए, बालक के विकास की जो विकासात्मक कार्य हैं उनकी जानकारी के लिए, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, बालकों को दिशा निर्देशन देने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, बाल व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए। तो इन सभी कारणों से हमें आवश्यकता है किसकी? बाल अध्ययन की। अब उसी के आगे आज हमें चर्चा करनी है बाल मनोविज्ञान की, यानी कि क्या? चाइल्ड साइकोलॉजी। अब ये चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, इसके बारे में हमें समझना है। आपको पता है कि जो बाल्यकाल है, बाल्यकाल व्यक्ति के जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। ये विकास काल जो आपका भावी जीवन है उसकी आधारशिला होती है। फ्रायड का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनका मानना ये है कि प्राणी 4 से 5 साल की उम्र में जो कुछ उसको बनना होता है वो बन जाता है। मतलब व्यक्ति को जैसा बनना होता है वो 4 से 5 साल की उम्र में बन जाता है। फ्रायड के मतानुसार भी जीवन की जो प्रारंभिक अवस्था है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ठीक? तो आज उसी के बारे में हमें समझना है। तो हम सबसे पहले क्या समझेंगे? हम सबसे पहले समझेंगे बाल मनोविज्ञान को, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी को। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या? कि बाल मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है। वो शब्द कौन-कौन से हैं? एक तो है आपका बाल, दूसरा है मनोविज्ञान। बाल का अर्थ क्या हो गया? तो बाल का अर्थ हो जाता है बालक और मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन का विज्ञान या फिर बोले तो व्यवहार का विज्ञान। मन का विज्ञान या फिर व्यवहार का विज्ञान, बातें दोनों एक ही होती हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वो प्राणी जो प्रौढ़ नहीं हुआ है उसे बालक की श्रेणी में रखा जाता है। जो ये बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य विज्ञान की उस शाखा से है जो बालकों के मन का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक करता है। तो बाल मनोविज्ञान में किया क्या जाता है? बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन आप करते हैं। इसमें बाल मनोविज्ञान में। ठीक? आगे है आपका, अब बाल मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं हैं जो कुछ हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कुछ परिभाषाएं दी हैं।
तो इन परिभाषाओं को आपको ध्यान रख लेना है। आपको पता है कि परिभाषाएँ हमसे पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली परिभाषा हम देखेंगे क्रो एंड क्रो की। क्रो और क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल के प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था तक का करता है। तो जो क्रो एंड क्रो हैं, इनका मानना ये है कि जो बाल मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक? किसमें? बाल मनोविज्ञान में। ये तो क्रो एंड क्रो का मानना था। अब हम देख लेते हैं जेम्स ड्रेवर क्या बोल रहे हैं। तो जेम्स ड्रेवर का जो कथन है कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वावस्था तक करती है। बातें दोनों ने वही कही है, लेकिन इनका मानना है जो क्रो एंड क्रो हैं, इनका मानना है कि जो बाल विकास का अध्ययन किया जाता है, वो गर्भ काल से किया जाता है। कब तक? किशोरावस्था तक। वहीं जेम्स ड्रेवर का मानना है कि जो अध्ययन किया जाता है बाल विकास में, वो जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तक किया जाता है। परिपक्वावस्था वही किशोरावस्था, ठीक? लेकिन इन्होंने कहा है कि जन्म से करते हैं, लेकिन क्रो एंड क्रो ने कहा है कि हम कहाँ से करते हैं? तो क्रो एंड क्रो का मानना है कि ये हम गर्भ काल से अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं, ठीक? तो इन दोनों परिभाषाओं से क्या पता चलता है? अध्ययन तो हम करते हैं बाल विकास का सिर्फ किशोरावस्था तक। कहाँ तक करते हैं? तो किशोरावस्था तक करते हैं। अब ये दोनों परिभाषाएं स्पष्ट करती हैं कि जो बाल मनोविज्ञान है, ये बालकों के विकास और व्यवहार के सभी पक्षों का अध्ययन गर्भावस्था से किशोरावस्था तक करती हैं वैज्ञानिक तरीके से। क्योंकि प्राणी का जीवन जन्म के समय से नहीं बल्कि जो जब गर्भाधान होता है तो उसी समय से प्रारंभ हो जाता है। तो प्राणी का विकास जन्म पूर्व से ही शुरू हो जाता है और ये जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलता ही रहता है। बाल मनोविज्ञान इसी विकास का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था यानी कि किशोरावस्था तक करता है। ये तो हमने बात कर ली बाल मनोविज्ञान और उसकी परिभाषाओं को। सबसे पहले हमने समझा कि बाल मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। फिर हमने परिभाषाओं को देखा। अब ये उम्मीद है कि आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी कि बाल विकास का जो बाल मनोविज्ञान है, इसका अर्थ क्या होता है और इसमें अध्ययन किस चीज का किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान की। अब ये विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है? तो बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान दोनों का तात्पर्य एक ही अर्थ में लिया जाता है। हम जैसे अगर बाल विज्ञान बोला जाए, बाल मनोविज्ञान बोला जाए और विकासात्मक मनोविज्ञान बोला जाए, तो दोनों का अर्थ हम सेम ले लेते हैं। लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर पाया जाता है। क्या वो अंतर क्या है, एक बार उसको समझ लेते हैं। बाल मनोविज्ञान बालक के विकास का अध्ययन केवल किशोरावस्था तक ही करता है, जबकि जो विकासात्मक मनोविज्ञान है, ये आपका अत्यंत विस्तृत और व्यापक होता है। ये जो है ये प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म पूर्व से लेकर जीवन पर्यंत तक करता है। यानी कि बाल मनोविज्ञान क्या हुआ? तो जो बाल मनोविज्ञान है यानी कि जो विकासात्मक मनोविज्ञान है, ये बाल मनोविज्ञान का ही विस्तृत रूप है, जो इसमें विस्तृत अध्ययन किया जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान में। विकास क्रम में जो भी परिवर्तन होते हैं, वो आपके समान नहीं होते हैं। जीवन की जो प्रारंभिक अवस्था है, उसमें जो परिवर्तन होते हैं, वो रचनात्मक होते हैं। क्योंकि जीवन के पूर्वार्ध में वृद्धि आपकी तीव्र गति से होती है, लेकिन जो उत्तरार्ध परिवर्तन होते हैं, वो विनाशात्मक होते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा कि जो विकास होता है, ये सिर्फ आपका रचनात्मक नहीं होता है। पूछा जा चुका है क्वेश्चन आपसे कि जो विकास होता है, ये रचनात्मक है, विनाशात्मक है या फिर रचनात्मक और विकासात्मक है।
तो जो विकास होता है ये आपका रचनात्मक और ये आपका विनाशात्मक दोनों होता है। क्योंकि जो स्टार्टिंग का जो आपके जीवन का जो पहला पड़ाव होता है, वो क्या होता है रचनात्मक होता है। लेकिन जो उत्तरार्ध विकास आपका होता है, वो विकासात्मक वो विनाशात्मक परिवर्तन होता है। जो रचनात्मक परिवर्तन है, ये व्यक्ति को, प्राणी को परिपक्वता तक ले जाता है, परिपक्वता की ओर ले जाता है। लेकिन जो विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं, ये व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। तो बाल मनोविज्ञान केवल बाल्यकाल में होने वाले परिवर्तन यानी कि जो रचनात्मक परिवर्तन है, उन्हीं का अध्ययन करता है। जबकि जो विकासात्मक मनोविज्ञान है, ये आपका एक व्यापक प्रत्यय है जो प्राणी के विकास की विभिन्न शारीरिक, मानसिक दशाओं, परिवर्तनों, गर्भावस्था से लेकर ये आपके वृद्धावस्था तक का अध्ययन करता है। ठीक। तो जो विकासात्मक मनोविज्ञान है, विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों ही परिवार के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक। ये तो हमने समझा विकासात्मक मनोविज्ञान को। अब हम समझते हैं कि ये जो बाल मनोविज्ञान है और जो विकासात्मक मनोविज्ञान है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या अंतर होता है दोनों में? तो यद्यपि विकासात्मक मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान का ही विस्तृत रूप है और बाल मनोविज्ञान विकासात्मक मनोविज्ञान की ही एक शाखा होती है, लेकिन फिर भी दोनों के कार्य क्षेत्र, उनके उद्देश्य, उनके दृष्टिकोण में अंतर पाया जाता है। अब क्षेत्र में कैसे अंतर पाया जाता है? अंतर तो है दोनों में, तो क्या अंतर पाया जाता है? क्षेत्र में कैसे अंतर पाया जाता है? तो बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान के जो क्षेत्र हैं उसमें अंतर तो पाया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत ही व्यापक और विस्तृत होता है। ये बाल मनोविज्ञान का विस्तार है क्योंकि ये प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म के पूर्व से लेकर वृद्धावस्था तक करता है। कब से? तो जन्म पूर्व लेकर ये वृद्धावस्था तक करता है। ये संपूर्ण जीवन के विकास से संबंधित होता है। इसके विपरीत जो बाल मनोविज्ञान है, उसका क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक होता है? तो आपने देख लिया कि किशोरावस्था तक होता है। तो अंतर आपको समझ में आया कि दोनों के क्षेत्र में किस तरह से अंतर है? यानी कि जो आपका विकासात्मक मनोविज्ञान है, ये गर्भावस्था से लेकर कब तक करता है? तो वृद्धावस्था तक करता है। लेकिन जो आपका बाल मनोविज्ञान है, ये गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का करता है, यानी कि परिपक्वावस्था तक ही अध्ययन करता है। तो ये दोनों अंतर पाया जाता है। दूसरी बात कही गई है आपके उद्देश्यों में अंतर। तो किस तरह से जो बाल मनोविज्ञान है और विकासात्मक मनोविज्ञान है, इनके उद्देश्यों में अंतर पाया जाता है। तो जो बाल मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है बालक के मन और उसके व्यवहार को समझना। इसी तरह से इस तरह के अध्ययन से शैक्षिक निर्देशन में भी सहायता मिलता है। इसके विपरीत जो आपका विकासात्मक मनोविज्ञान है, उसका उद्देश्य बालक के भूत और भविष्य को उसके वर्तमान से जोड़ना होता है। इसी कारण से विकासात्मक मनोविज्ञान विकास की सभी अवस्थाओं का अध्ययन करता है। इससे क्या होता है? इसका प्रमुख उद्देश्य प्राणी की जो क्षमताएं हैं, उनकी क्षमताओं के विकास की दिशा और उसको गति को निर्देशन देना होता है। ठीक। अब बात कर लेते हैं दृष्टिकोण में अंतर। तो दृष्टिकोण में किस तरह से अंतर पाया जाता है? तो जो बाल मनोविज्ञान है और जो आपका ये विकासात्मक मनोविज्ञान है, इसके दृष्टिकोण में तो अंतर पाया जाता है। बाल मनोविज्ञान बालक की क्षमताओं का अध्ययन करता है। वह यह जानने का प्रयास करता है कि बालक के अंदर कौन सी क्षमताएं विद्यमान हैं और उनके व्यवहार प्रौढ़ों से किस तरह से भिन्न हैं। तो क्या एक बालक और एक प्रौढ़ एक समान सोचते हैं? एक समान उनमें चिंतन करने की, तर्क करने की शक्ति होती है? तो नहीं।
तो जो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है एक प्रौढ़ के और एक बालक के, तो इसी दृष्टिकोण का अध्ययन करता है। ठीक? तो ये रहे आपके दोनों तीनों के अंतर, यानी कि दोनों के 3 अंतर मुख्यतः कौन-कौन से? पहला कार्यक्षेत्र में अंतर था, दूसरा उद्देश्य में अंतर था, तीसरा हमने देखा जो दृष्टिकोण में अंतर पाया जा रहा था। ठीक? ये तो हमने समझ लिया बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान के डिफरेंस को। अब हम देखते हैं बाल विकास क्या है। वैसे तो हम पढ़ रहे हैं क्या? बाल विकास। अब ये बाल विकास है क्या? उसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो बाल विकास से तात्पर्य बालकों के सर्वांगीण विकास से है। बाल विकास का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान की एक अलग शाखा बनाई गई, जो बालकों के व्यवहारों का अध्ययन गर्भावस्था तक से लेकर मृत्यु पर्यंत करता है। ठीक? कब तक करता है? मृत्यु पर्यंत करता है। लेकिन वर्तमान समय में इसे बाल विकास में परिवर्तित कर दिया गया है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान में केवल बालकों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, जबकि बाल विकास के अंतर्गत उन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो बालक के व्यवहारों को एक निश्चित दिशा प्रदान कर कर उनके विकास में उनकी सहायता करते हैं। ठीक? तो ये हमने समझा कि जो बाल विकास है उसके अंतर्गत हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं। अब हरलॉक के अनुसार कुछ कथन हैं जो हरलॉक ने बताया है। एक बार मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि हरलॉक जो हैं ये मेल हैं या फिर फीमेल हैं। ठीक? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसमें 2 परिभाषाएँ हैं, हमें ध्यान रखनी है। वैसे परिभाषाएँ आपकी और भी हैं, लेकिन 2 आपको इन्हें ध्यान रखना है। आपको पता है कि आपसे परिभाषाएँ पूछी जाती हैं और पूछा जाता है कि ये कथन किसका है। तो हरलॉक के अनुसार हरलॉक ने क्या बोला है बाल विकास के बारे में? तो बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होने वाले मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करता है। यानी कि जो बाल मनोविज्ञान है, बाल विकास है, बाल विकास मनोविज्ञान की ही वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर, यहाँ जन्म से नहीं, गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो मनुष्य के अंदर विकास होते हैं, उनकी विभिन्न अवस्थाओं में जो परिवर्तन होते हैं, उन्हीं सब का अध्ययन करता है। ऐसा किसका कहना है? तो ऐसा हरलॉक का कहना है। अब वहीं क्रो एंड क्रो ने भी कुछ कहा है। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? हम उसको भी एक बार समझ लेते हैं। बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत करता है। दोनों ने चीजें सेम बोली हैं। इन्होंने भी, हरलॉक ने भी बताया है कि जो व्यक्ति का बाल विकास में अध्ययन किया जाता है वो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत किया जाता है। और क्रो एंड क्रो ने भी यही बोला कि जो बाल विकास का अध्ययन किया जाता है वो बालक के व्यवहार का अध्ययन जो है गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक किया जाता है। दोनों ने बातें वही कही है, बस थोड़ा सा इनके कहने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। अब दोनों लोग अगर एक ही चीज बोलेंगे तो वो आपकी परिभाषा मान्य नहीं होगी, लेकिन बातें दोनों ने एक ही बोली है। ठीक? वहीं जो डार्विन महोदय हैं उन्होंने भी क्या कहा है? उन्होंने भी यही बोला है कि बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु तक करता है। ठीक? इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है हरलॉक ने कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि बाल विकास वह विज्ञान है। वहीं डार्विन ने कहा है कि बाल विकास व्यवहारों का विज्ञान है। ठीक? तीनों के बातों को समझिएगा, थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है, लेकिन तीनों ने यही बताया है कि जो अध्ययन किया जाता है वो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक किया जाता है। ठीक? तो ये तो हमने बाल विकास का अर्थ समझा और उसकी परिभाषाएं समझी। अब हमें क्या देखना है? अब हम बाल विकास के क्षेत्र को समझ लेते हैं कि जो बाल विकास है इसके क्षेत्र कौन-कौन से हैं।
बाल विकास का क्षेत्र तो बहुत ही विस्तृत और व्यापक है, ये हमें पता है। ये बालक के विकास के सभी आयामों, उनके रूपों, असामान्यताओं, शारीरिक, मानसिक परिवर्तनों और उनको प्रभावित करने वाले तत्व, अब तत्व कौन-कौन से आते हैं? तो परिपक्वता आ गया, शिक्षण आ गया, वंशानुक्रम हो गया, वातावरण हो गया, इन सभी का विस्तृत अध्ययन करता है। ठीक? अब हम एक बार इसके क्षेत्र के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जो बाल विकास है, बाल विकास का क्षेत्र, ये आपने देखा बहुत ही व्यापक है। अब आप इसमें अध्ययन किस-किस का करते हैं वो भी समझना है। अब पहला अध्ययन क्या है इनका? जो पहला क्षेत्र है इनका, तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। तो बाल विकास का जो पहला क्षेत्र आ जाता है, उसमें बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तो प्राणी के जीवन प्रसार में उसकी अनेक अवस्थाएं आती हैं, जैसे जैसे गर्भकालीन अवस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था, वयःसंधि और आपका आ जाता है किशोरावस्था। बाल विकास में केवल बाल्यावस्था तक का ही अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि विकास क्रम के सभी अवस्थाओं के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, ये सभी पहलुओं का हम अध्ययन करते हैं। किसमें? बाल विकास में। विकास क्रम की प्रत्येक अवस्था अपनी एक अलग विशेषता रखती है। आपको पता है कि आपने सीधी ये जो पढ़ रहे हैं अभी, अगर आपने टेट सीटेट दिया होगा तो ज़रूर पढ़ा होगा। तो इसमें क्या पढ़ा आपने कि इसकी जो अलग-अलग अवस्थाएँ होती हैं, सभी अवस्थाओं की अपनी अलग-अलग विशेषताएँ भी होती हैं। प्रत्येक अवस्था में पहुंचने पर बालक की जो शारीरिक व मानसिक क्रियाओं का जो स्वरूप होता है, क्योंकि वो बदल जाता है। इसमें नित नए परिस्थितियों के साथ समायोजन करने के लिए बालक अपने जो व्यवहार है उसके परिमाणों में भी परिवर्तन लाता है। बाल विकास अवस्था की विशेषताओं, उनकी क्षमताओं, व्यवहारों का भी अध्ययन करता है और जो समायोजन समस्याओं को हल करने के लिए एक सही मार्गदर्शन भी करता है। कौन? ये आपका बाल विकास। इस तरह से जो बाल विकास है, बाल विकास जन्म से लेकर ये जन्म के बाद की अवस्थाओं में जो परिवर्तन होते हैं, यानी कि जन्म पूर्व से लेकर जो जन्म के बाद की जो अवस्थाएं होती हैं, उनमें जो परिवर्तन होता है, उन्हीं का ये विस्तार पूर्वक अध्ययन करता है, जो आपका बाल विकास होता है। अब दूसरा क्षेत्र आपका क्या आ जाता है? दूसरा क्षेत्र आ जाता है बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन का क्या मतलब हो जाता है कि बाल विकास विकास के किसी एक ही क्षेत्र से संबंधित नहीं होता है, किसी एक क्षेत्र से उसका संबंध नहीं होता है। इसके अंतर्गत आपका जो क्षेत्र आ जाते हैं वो आ जाता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, व्यक्तित्व का विकास, ये सारे विकास इसके अंतर्गत आ जाते हैं और इनका ये विस्तार पूर्वक अध्ययन भी करता है आपका बाल विकास। जो अगला क्षेत्र है वो है आपका बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन। बाल विकास उन सभी तत्वों का अध्ययन करता है जो बालक के विकास को, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हों या फिर वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हों, उन सभी का अध्ययन ये करता है। बालक के विकास पर प्रमुख रूप से वंश हो गया, परंपरा हो गई, वातावरण हो गया, परिपक्वता और शिक्षण, इन सभी का प्रभाव पड़ता है। और बाल विकास की प्रक्रिया में इन तत्वों के कारण बालक का जो व्यक्तित्व है उसको एक विशेष रूप मिलता है। वंश परंपरागत बालकों को गर्भाधान के समय से ही उनके जो माता-पिता हैं और जो उनके पूर्वज हैं, उनके जो विभिन्न शारीरिक, मानसिक गुण हैं, योग्यताएँ हैं, जो क्षमताएँ हैं, वो सारी प्रदान कर देती हैं, जिसका प्रभाव जन्म के बाद
आजीवन व्यक्ति के विकास पर यानी कि बालक के विकास पर भिन्न-भिन्न पड़ता रहता है। जन्म के बाद जो तत्व बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, वो सभी वातावरणीय होते हैं। वातावरणीय तत्व भी आपके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो बालक होता है, बालक के विकास को विभिन्न रूपों में वो परिभाषित करते रहते हैं, प्रभावित करते रहते हैं। अब वातावरण में क्या-क्या आ जाता है? आपको पता है कि वातावरण के अंतर्गत जैसे पास-पड़ोस आ गया, परिवार आ गया, विद्यालय आ गया, उसकी संस्कृति आ गई, समाजीकरण हो गया। ये सारी प्रक्रियाएँ बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। केवल जो सामान्य वातावरण ही नहीं बल्कि जो असामान्य वातावरण है, वो भी बालक के जो विकास है उनको प्रभावित करते हैं। बालकों में अगर कोई गलत आदत का निर्माण हो गया, बालक अपराधी प्रवृत्ति का हो गया, व्यक्तित्व विघटन हो गया तथा जो समायोजन की समस्या है, ये सभी बेकार हो गए, दूषित वातावरण में बच्चा विकसित हो गया, तो ये सभी विकास के उसको प्रभावित करते हैं। परिपक्वता और जो शिक्षण है, परिपक्वता यानी कि जो मैच्योरिटी आ रही है और जो आप बच्चे को शिक्षण दे रहे हैं, ये भी बच्चे पर बहुत प्रभाव डालते हैं, ठीक? तो जो परिपक्वता है ये आपकी आंतरिक होती है, लेकिन जो शिक्षण दिया जाता है वो बाह्य होता है, ठीक? तो ध्यान रखिएगा कि जो परिपक्वता है वो कैसा विकास है, तो वो आंतरिक विकास होता है। लेकिन अगर वहीं बात की जाए वातावरण की, तो सॉरी जो शिक्षण है, वो शिक्षण क्या है, तो वो आपके बाह्य वातावरण से प्राप्त होता है, ठीक? तो ये हमने क्या समझा कि किस तरह से बालक के विकास को प्रभावित करते हैं कौन-कौन से तत्व, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। अगला है आपका बालकों की विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन। बालकों की विभिन्न असामान्यताएँ क्या हैं? तो इसके अंतर्गत केवल सामान्य बालकों के विकास का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि बालकों के जीवन विकास क्रम में जो भी होने वाली असामान्यताएँ हैं, जो भी विकृतियाँ हैं, इन सभी का अध्ययन करते हैं, ठीक? और बाल विकास असंतुलित व्यवहार हो गया, मानसिक विकार हो गया, बौद्धिक दुर्बलता हो गई या अगर किसी कारण से बालक अपराधी हो गया, तो इन सभी के कारणों को जानने का प्रयास किया जाता है और इनका निवारण भी किया जाता है। तो आप इसके अंतर्गत जो इनकी असामान्यताएँ हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उनके कारण को समझते हैं और उनका निवारण भी करते हैं। किसी भी समस्या का समाधान करने से पहले हमें उस समस्या को समझना ज़रूरी होता है, उसके कारण को समझना ज़रूरी होता है, तभी जाकर हम उसका निदान कर सकते हैं, ठीक? अगला जो क्षेत्र है वो है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन क्या होता है? तो बाल विकास केवल मानसिक दुर्बलताओं और रोगों का ही अध्ययन नहीं करता है, बल्कि जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक तरीकों से उनके उपचार को भी प्रस्तुत करता है, उनका उपचार करता है। जो मनोचिकित्सा, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास की ही देन है। आपने किसके बारे में सुना है? तो मनोचिकित्सा के बारे में सुना है। अब ये मनोचिकित्सा देन किसकी है? तो ये है बाल मनोविज्ञान और बाल विकास की देन है। अगला जो क्षेत्र आ जाता है आपका वो क्या आ जाता है? तो अगले क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है बाल व्यवहारों और अंतःक्रियाओं का अध्ययन। आपको पता है जो मनुष्य है, मनुष्य एक गतिशील और कैसा प्राणी है? तो ये एक सामाजिक प्राणी है, ठीक? विभिन्न आयु स्तरों पर वो अपने समायोजन के लिए जो उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति होते हैं। अब संपर्क में आने वाले व्यक्ति कौन हो सकते हैं? परिवार के लोग हो सकते हैं, पड़ोसी हो गया, अध्यापक हो गया, जिसके साथ वो खेलता है उसके साथी हो गए, समाज में जो उसके परिचित लोग हैं, इन सभी के साथ में वो अंतःक्रियाएँ
करता रहता है। तो बाल विकास, विकास की उन विभिन्नताओं, उन विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले जो बालक की विभिन्न अंतःक्रिया हैं, उन सभी का अध्ययन करता है, उनको जानने का प्रयास करता है कि ये क्रियाएँ कौन-सी हैं और इनसे बालकों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हो सकता है, जो अपने वो संपर्कियों से सीखता है, उनके साथ में रहकर जो ग्रहण करता है। तो ये परिवर्तन समायोजन में सहायक हैं या बाधक हैं, इन सभी चीज़ों को ये जानने का प्रयास करता है। और बालक के समुचित विकास और समायोजन के लिए ये अंतःक्रिया जो है बहुत आवश्यक होती है, ज़रूरी होती है। अगर कोई बालक निर्धारित जो उसकी आयु है, उस आयु पर अंतःक्रिया नहीं करता है, तब भी जो बाल विकास है, उन कारणों को जानने का प्रयास करता है और अंतःक्रिया में जो अवरोध उत्पन्न है, उनको दूर करने का वो भरपूर प्रयास करता है। ठीक? अगला है बालकों की रुचियों का अध्ययन। तो बाल विकास बालकों की रुचियों का अध्ययन कर उन्हें जो शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देश है ना, उसे देने का प्रयास करता है, उसे प्रदान करता है। रुचियाँ एक अर्जित व्यवहार हैं जो जन्मजात नहीं होती हैं, बल्कि व्यक्ति इसे सीखा जाता है, इसे सीखता है। रुचियाँ कार्य की प्रगति की प्रेरणा का कार्य करती हैं और ये लक्ष्य की पूर्ति में आसानी बनती हैं। अगर कोई बालक किसी कार्य में रुचि होता है, अगर किसी बालक का किसी कार्य में रुचि होता है, तो वो उस कार्य को अधिक शीघ्रता से और बहुत मन से उसे करता है। चाहे बालक ले लीजिए या आप ही ले लीजिए। जैसे आपके पास 5 ब्रांच हैं, तो कुछ आपके कोई ऐसा एक ब्रांच होगा जो आपको पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता होगा। आप उसे पढ़ने में बहुत रुचि लेते होंगे। तो उसी तरह से ये बच्चा भी होता है, कुछ कार्यों में वो बहुत रुचि दिखाता है और उसे बहुत ही मन से पूरा करता है। ठीक? अगला आ जाता है कि बालकों की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। अब बालकों की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं, तो बाल विकास बालकों के जो बौद्धिक विकास है, बौद्धिक विकास की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं, जैसे आपका आ जाता है अधिगम हो गया, कल्पना हो गया, चिंतन करना हो गया, तर्क हो गया, स्मृति हो गई और प्रत्यक्षीकरण हो गया। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन करता है। बाल विकास ये जानने का प्रयास करता है कि विभिन्न आयु स्तरों में इन मानसिक प्रक्रियाओं की किस रूप में पाई जाती है और इनके विकास की गति क्या है। इसी के आधार पर मानसिक प्रक्रियाओं का विकास भी किया जाता है। किसमें? बाल विकास में। अगला जो इसका क्षेत्र आ जाता है, वो आ जाता है बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करना। तो जो बाल विकास होता है, भले ही सभी आयु स्तरों पर विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है, लेकिन फिर भी प्रत्येक क्षेत्र में सभी बालकों का विकास समान नहीं हो पाता है। ज़रूरी नहीं है कि जितना एक आयु वर्ग में एक बच्चे का हुआ है, दूसरे बच्चे का सेम ही विकास हो, ठीक? भले ही इनका एक आयु वर्ग होता है, लेकिन इसमें भी डिफरेंस पाया जाता है। तो शारीरिक विकास में कुछ बाल विकास अधिक लंबे, कुछ बालक जो होते हैं वो आपके अधिक लंबे हो जाते हैं, कुछ नाटे हो जाते हैं, कुछ सामान्य होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे समान लंबाई के हों। इसी तरह से अगर मानसिक की ली जाए, तो मानसिक विकास में भी कुछ बालक जो होते हैं वो प्रतिभाशाली, कुछ सामान्य और कुछ मंद बुद्धि के हो जाते हैं। और इसी तरह से अगर समाज की बात करें, समाज में भी कुछ बालक आपके क्या हो जाते हैं, सामाजिक हो जाते हैं, बहिर्मुखी हो जाते हैं, कुछ क्या होते हैं, कुछ अंतर्मुखी हो जाते हैं, जबकि कुछ क्या होते हैं, उभयमुखी हो जाते हैं। तो इनमें भी डिफरेंस पाया जाता है। तो बाल विकास के सभी क्षेत्रों में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक? बाल विकास व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन कर उन कारणों को जानने का भी प्रयास करता है, जिससे सामान्य विकास आपका प्रभावित होता है।
अब जैसे कुछ विकास तो हैं जो कि हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य विकास ऐसे होते हैं जो प्रभावित होते हैं, तो उन्हें बाल विकास जानने का, उनकी जो समस्याएँ हैं उनको दूर करने का, निवारण करने का कार्य करता है। अगला आ जाता है बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन। जो बाल विकास होता है, बाल विकास के अंतर्गत बालकों की जो विभिन्न शारीरिक, मानसिक योग्यताएँ हैं, उनका मापन और मूल्यांकन किया जाता है। योग्यताओं के मापन और मूल्यांकन के लिए बाल विकास के क्षेत्रों में मनोवैज्ञानिकों के द्वारा नए-नए प्रयोग, नए-नए प्रमापीकरण, परीक्षणों का निर्माण किया जा रहा है। ये परीक्षण जो विभिन्न आयु वर्ग के हैं, विभिन्न आयु स्तरों पर जो बालक की योग्यताएँ हैं, उनका मापन, उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करता है। ये जो आपका बाल विकास है। ऐसा नहीं है कि जो बाल विकास में अभी तक जो अनुसंधान हो चुके हैं, जो परीक्षण हो चुके हैं, जो प्रयोग हो चुके हैं, वो ठप्प हो गए हैं। ये नित नए आज भी प्रयोग होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो बुद्धि का सिद्धांत दिया गया था, क्या वो अब नहीं बढ़ रहे हैं? तो अब भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक? आप जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कुछ बुद्धि के जो सिद्धांत दिए गए थे उसमें पहले कम थे, फिर बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। क्यों? क्योंकि आज भी उनमें अनुसंधान किए जा रहे हैं, आज भी उन पर प्रयोग किए जा रहे हैं, आज भी उन पर खोज की जा रही है, ठीक? अगला आ जाता है आपका बाल अभिभावक संबंधों का अध्ययन। तो जो बाल विकास है, जन्म के बाद सबसे पहले बालक को अपने माता-पिता का ही संरक्षण मिलता है। उसे पास-पड़ोस, विद्यालय, नात रिश्तेदार इन सब से नहीं मिलता है। तो जब बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म के बाद सबसे पहला जो संरक्षण मिलता है, वो माता-पिता से ही मिलता है। जन्म के पूर्व तो आपको पता ही है कि जन्म के पूर्व माँ के गर्भ में रहता है और बच्चा सुरक्षित रहता है। तो बालक के व्यक्तित्व निर्धारण और उनके समुचित विकास में जो माता-पिता का योगदान होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। माता-पिता के बाद परिवार आता है, परिवार के बाद उसके पास-पड़ोस आते हैं, पास-पड़ोस के बाद विद्यालय, तो इसी तरह से उसका दायरा बढ़ता रहता है। लेकिन जो बालक के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, जैसे जो बच्चा छोटा होता है, तो उसे घर पर ही संस्कार दिए जाते हैं। उसके व्यक्तित्व का निर्माण घर पर ही किया जाता है। हमारे घर पे भी छोटे बच्चे हैं, तो हम उनको समझाते हैं कि किस तरह से बड़ों का आदर-सम्मान करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो जो व्यक्तित्व का निर्धारण होता है और जो उसका पूरा विकास होता है, वो माता-पिता इसमें माता-पिता का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। जिन बालकों के संबंध में माता-पिता के साथ अच्छे नहीं होते हैं, मतलब जिनके माता-पिता से उनके संबंध अच्छे नहीं होते हैं, वो आपने देखा होगा अक्सर क्या होते हैं, कुसमायोजित और आपराधिक प्रवृत्ति के निकल जाते हैं। अगर किसी बच्चे का अपने माता-पिता के साथ अच्छा समायोजन नहीं है, अच्छे संबंध नहीं है, तो ऐसे बालक कैसे होंगे? तो ऐसे बालक कुसमायोजित और क्या हो जाएँगे, अपराधी प्रवृत्ति के हो जाएँगे। बाल विकास, बाल अभिभावक संबंधों के निर्धारक जो तत्व हैं, उनकी समस्याएँ हैं और जो उनके निवारण का अध्ययन है, इन सब को अध्ययन कर माता-पिता और उनके बालकों के बीच के जो संबंध हैं, उनको अच्छा बनाने का, उनको विकसित करने का प्रयास करता है। जिससे जो बालक है, बालक परिवार, समाज और राष्ट्र के अच्छे नागरिक के रूप में विकसित हो जाता है। ठीक? तो ये सारे जो क्षेत्र होते हैं किसके होते हैं? ये सारे क्षेत्र होते हैं बाल विकास के। तो बाल विकास इन सभी क्षेत्रों में अध्ययन करता है। अब आपको पता है बाल विकास अध्ययन का महत्व क्या है? तो हमने इसे नोट डाउन नहीं किया है, लेकिन आपको पता है कि जो वर्तमान समय में बाल विकास भी अन्य सामाजिक विज्ञानों की एक स्वतंत्र विषय बन गया है। जो हमारा बाल विकास है, ये और सभी विषयों की तरह एक स्वतंत्र रूप से एक विषय बन गया है। इसका अध्ययन सारे सभी मानव विकास के लिए एक इकाई सा बन गया है। वहीं एक आपके क्रो एंड क्रो जो हैं, उनका कहना है कि व्यक्ति तथा समाज के कल्याण के लिए कल्याण के क्षेत्र में रुचि रखने वाले मनोवैज्ञानिक
शिक्षक, अभिभावक, सामाजिक कार्यकर्ता बालकों के अध्ययन को महत्व देने लगे हैं। बालक व्यक्ति का पिता है। बालक के प्रथम 6 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और लोकोक्तियों ने बाल विकास के अध्ययन के महत्व को भी बढ़ावा दे दिया है। वहीं आपने अभी स्टार्टिंग में ही सुना था कि जो फ्रायड महोदय हैं, उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि व्यक्ति को जो भी यानी कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है, वो कब से कब तक बन जाता है। तो व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है तो वो 4 से 5 वर्ष की अवस्थाओं तक बन जाता है। अब जो बाल विकास का अध्ययन है इसका महत्व कहाँ है? तो विकासात्मक क्रियाओं के क्षेत्र में महत्व है। बाल पोषण विधियों के ज्ञान में भी महत्व देता है। व्यक्तिगत जो भिन्नताएं हैं उनकी जानकारी देता है। विकास की जो अवस्थाएं हैं उनका भी ज्ञान देता है। हम कल नहीं परसों विकास की अवस्थाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इन सभी चाहे वो समाज में सुखी समृद्ध बनाना हो, चाहे बालकों के व्यवहारों को नियंत्रित करना हो, कल जो आपने देखा था, कल आपने इसके महत्व के बारे में चर्चा कर लिया था। तो एक बार कल की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। आज के लिए हम बस यही इतना रखेंगे। कल जो हमारी चर्चा होगी वो किस पर होगी? तो कल शायद हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप सभी ने बहुत पढ़ रखा होगा टेट और सीटेट में। टेट सीटेट ही नहीं, आपने बीएड में भी पढ़ रखा है, टेट सीटेट में भी पढ़ रखा है। बहुत अच्छा टॉपिक है और यहाँ से अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो कल हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। अगर आपके पास बुक होगी तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बुक तो होगी ही, आपने बीएड किया होगा उसमें भी होगा। अगर आपने टेट सीटेट दिया है तो उसमें भी होगा। हालाँकि आपने अगर चाइल्ड डेवलपमेंट की कोई भी बुक रखी होगी तो उसमें आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक? तो अगर बुक होगी तो एक बार पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज़ हम तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे ही, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करने में आपका पैसा नहीं लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक? आपका एक कमेंट मुझे काफ़ी मोटिवेशन देता है। तो चलिए बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।